हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और पिछली वीडियो में हमने बात करी थी, किसकी बात करी थी? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। आज हम बात करेंगे हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, तो इससे पहले जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था, हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो भी हम खाते हैं, ठीक है, एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज मिलता है। तो बॉडी में जो ग्लूकोज है आपका, मैंने आपको बताया था, वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्टोर्ड हो जाता है। ठीक है, स्टोर्ड हो जाता है किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो ब्लड में प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, ये अगर ब्लड जा रहा है आपका, ये ब्लड स्ट्रीम है, रेड दिखाया है, तो आप समझ जाना ये ब्लड है, लिख भी देता हूँ, चलो ब्लड। ठीक है, और ये जो ग्लूकोज है इस ब्लड में जा रहा है। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो अब कौन से हमारे बॉडी के हार्मोन्स होते हैं जो इस ग्लूकोज लेवल को ब्लड में रेगुलेट करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो हम क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट। और व्हाट की स्पेलिंग भी नहीं आती क्या मुझे? व्हाट और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इन दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए हमको। क्या पढ़ रहे हैं हम? हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कितना होना चाहिए हमारे बॉडी के हिसाब से, उसको कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, कैसे रेगुलेट करते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। पढ़ इसलिए रहे हैं ताकि आगे चल के इससे रिलेटेड डिजीज या बीमारियों के बारे में हम पढ़ सकें। ठीक है, जैसे अगर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, तो सीधे जो है हाइपर ग्लाइसेमिक सिचुएशन आ जाएगी, हाइपर ग्लाइसीमिक। ठीक है, कम हो जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिक। ठीक है, यह शुगर, इसको हम शुगर भी बोल देते हैं, डायबिटीज़ भी बोल देते हैं, आप समझ गए। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ने से पहले हमको पता तो होना चाहिए कि भाई रेगुलेट कौन करता है। और आपको पता है जहां भी ग्लूकोज का नाम आता है, अब ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोलूंगा, वहां इंसुलिन का नाम जरूर आता है। ठीक है, इंसुलिन। अब ये इंसुलिन होता है जो, अब ध्यान से समझना ये इंसुलिन क्या होता है। ये इंसुलिन जो है, अब हम बायोकेमिस्ट्री के बिहाफ पे पढ़ रहे हैं, हम ये फार्माकोलॉजी या ह्यूमन एनाटॉमी के बिहाफ से नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें कुछ डीप से पढ़ना होगा कि इंसुलिन बनती कैसे है, क्या इसका कंपोजिशंस होते हैं, क्या इसकी बायोसिंथेसिस होती है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारा इंसुलिन है, अब ध्यान से समझिएगा, जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, मतलब और भी करते हैं लेकिन इंसुलिन भी मेजर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है। मतलब इंसुलिन रिलीज कहाँ से होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पैनक्रियाज के बीटा सेल से। मान लो ये आपका पैनक्रियाज है, ठीक है, ये पैनक्रियाज का बीटा सेल है, तो इस बीटा सेल से जो है आपका क्या रिलीज होता है? इंसुलिन। ठीक है, ये इंसुलिन रिलीज होता है और ये जो ब्लड स्ट्रीम है यहाँ जाके जो है इसको, इस ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? मेंटेन करता है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आपको पता लग गया ये क्या है आपका? पैनक्रियाज। ठीक है, ये तो हमने मोटा मोटा पढ़ लिया। अब इंसुलिन होता क्या है भाई? इंसुलिन के बारे में हमें थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए कि इंसुलिन क्या होता है। देखो, कुछ चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज, और इट वाज द फर्स्ट हार्मोन टू बी आइसोलेटेड, प्यूरिफाइड एंड सिंथेसाइज। ये पहला हार्मोन था जिसको आइसोलेट किया गया, निकाला गया,
सिंथेसाइज किया गया, ठीक है। तो ये पहला हार्मोन था आपका इंसुलिन, ठीक है। अभी हम इंजेक्ट नहीं करते, हमारी बॉडी में होता है रेगुलरली। अब किसी की बॉडी में, जैसे किसी को डायबिटीज हो गया, टाइप 1 डायबिटीज, देखो डायबिटीज के भी 2 टाइप होते हैं, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज, एक होता है टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है आपका, और टाइप 2 डायबिटीज, ज्यादातर लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 2 डायबिटीज को हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये इस टॉपिक में हल्का सा टच करते हुए आ रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये डायबिटीज़ के वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हम आउटसाइड से, हमारी बॉडी में इंसुलिन बन रही होती है लेकिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करती है, तो हम टैबलेट वगैरह दे के जो है पेनक्रियाज को बोलते हैं कि भाई थोड़ा इंसुलिन करके थोड़ा कर दे यार, थोड़ा टैबलेट ले ले थोड़ा, कोई बात नहीं। और इंसुलिन डिपेंडेंट में क्या है भाई, नहीं, पैनक्रियाज कह रहा मैं नहीं, अब मैं आऊँगा ही नहीं, मैं निकल ही नहीं रहा हूँ, मैं मर गया, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इंसुलिन रिलीज ही नहीं होगा। इसमें क्या है आपका चांसेस है कि ये ऐसा है, और ये क्या है आपका, इसने जो है बोला है नहीं, इसने अपना मुंह बंद कर रखा, बिल्कुल भी नहीं, ये डिफरेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, चल ठीक है, फिर तू नहीं मान रहा है, नहीं निकल रहा है यहाँ से इंसुलिन, कोई बात नहीं, हम बाहर से इंसुलिन दे देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात होती है भाई। तो इंसुलिन हम जो है आउटसाइड बॉडी में इंसुलिन देते हैं, अगर आपकी बॉडी है तो। इसमें क्या है, हम टैबलेट देते हैं, टैबलेट से यहाँ से इंसुलिन निकल जाता है आपका, ठीक है। ये सिंपल सा डिफरेंस है। और इंसुलिन क्या करता है भाई, क्या करता है इंसुलिन, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमने ये देखा कि इंसुलिन क्या होता है। अब इंसुलिन बेसिकली बनता कैसे है, या उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है इंसुलिन की वो क्या होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। देखो मैंने बोला था पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब बहुत सारी पेप्टाइड चेन होती है उसमें, ठीक है। अब बेसिकली इंसुलिन के अगर हम एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करें तो उसमें क्या होता है, 2 चेन होती है, चेन ए चेन, ठीक है, और चेन बी, ठीक है। ये चेन है, ये चैन नहीं है, तुम चैन हो करार हो, यह वाला चैन नहीं है वो, ठीक है। खैर हाय हाय क्या गाना याद आया मुझे, तुम चैन हो करार हो, मेरा इश्क हो मेरा प्यार हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे। खैर छोड़ो, चैन ए चैन बी, अब वो ये गाना मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। तो ये चैन ए चैन बी, क्लियर है इतना, ठीक है। ये क्या है, 2, ये कौन सी चेन है आपकी, ये सिंपल, इसको आप कुछ भी बोल सकते हो। इसमें अमाइनो एसिड 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं इस चेन में, सॉरी चेन बी में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं, और चेन ए में 21 अमाइनो एसिड होते हैं टोटल। इसमें कितने होते हैं, 21 अमाइनो एसिड, और इसमें 30 अमाइनो एसिड, ठीक है। अच्छा अब मैं देखो एक साथ भी बना सकता हूँ, लेकिन फिर आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं कहानी सुना के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ, डाइसल्फाइड बॉन्ड मतलब 2 सल्फर के बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है 2 सल्फर जिसमें होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ आपस में क्या होते हैं, अटैच होते हैं। इनमें एक डाइसल्फाइड ब्रिज होता है। अब देखिए मैंने कहा ब्रिज मतलब पुल, ठीक है। इन दोनों के बीच में मानो ये एक रास्ता है, एक रास्ता है, इन दोनों के बीच में अगर हम एक दो पुल बना दें और डाइसल्फाइड 2 सल्फर जोड़ दें तो डाइसल्फाइड ब्रिज हो जाएगा वो, ठीक है। अब कहाँ पर होता है, क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ। पहला उसमें ब्रिज होता है A7 पे और B7 पे, और दूसरा होता है A20 पे और B19 पे। A7 पे और B7 पे मान लो ये पूरा टोटल 21 अमाइनो एसिड हैं आपके, ठीक है। अब A7 पे और B7 पे आप इसको कैसे देख लो, मान लो यहाँ पर 1 है, 2 3 4 5 ऐसे करके 21 अमाइनो एसिड है, सेम ऐसे यहाँ भी है, ठीक है। तो ये A है तो A7 मान लो यहाँ पर है, मान लेते हैं A7 लिख भी देंगे वहाँ पर, और इसी के ठीक सामने जो है ये मान लो ये B7 है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है,
अब देखिए ये हो गया सल्फाहाइड्रल ब्रिज। वैसे ही दूसरा मैंने क्या बोला था, A20 और B19। तो A20 कहां पर है, ये 21 है, और नीचे बना देते हैं थोड़ा, A20 B, अच्छा ये क्या है, टोटल 30 है, तो ये थोड़ा ऊपर होगा आपका, यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। या वैसे इसको भी थोड़ा ऊपर होना चाहिए था, हमने इसके सामने गलत बना दिया। अगर वाकई में अगर आप सारे मेजरमेंट के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि ये तो एक हमने बड़ा, या इसको हम एक काम और कर सकते हैं, A20 और B19, यहाँ पर मान लो B19, इन दोनों के बीच में दो सल्फाहाइड्रोजन, ये सिंपल हो गया। अच्छा एक चीज इसमें और होती है, सिर्फ ए चैन में अंदरूनी भी एक ब्रिज है। बताइए, पहले से राजा महाराजा करते थे ना, उनका एक महल होता था, एक तो महल में घुसने का रास्ता होता था मेन, एक अंदर से वो कोई खुफिया रास्ता बना के वो कहीं और ही निकल जाता था। तो यहाँ पर वो खुफिया रास्ता, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने के अपने अपने तरीके हैं जो आपको से। अब ये क्या होता है, एक चेन में A11 में और A6 में, छठे और 11 पोजीशन पे, छठे और 11 पोजीशन पे, मतलब मैं इसको दूसरे कलर से, छठे पोजीशन पे मतलब A6 में और 11 मतलब A11 में भी एक डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर होता है, और ये स्ट्रक्चर सब अटैच होते हैं, तो ये जो क्या है आपका, किसका स्ट्रक्चर है, इंसुलिन का, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, ठीक है। पेपर में आ सकता है कि सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, सिर्फ इंसुलिन का स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे करके भी पेपर में जो है आ सकता है आपका। क्लियर है ना इतना सभी को। अब इसमें देखिए, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं अगेन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है आपका, हार्मोन रेगुलेशन, एक हार्मोन होता है जो रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। ये क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इंसुलिन का, ठीक है। ये इसे भी बोल सकते हैं आप, ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि ये पॉलीपेप्टाइड है, जिसमें जो बीटा सेल के पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है। इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ए और बी। ए में 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बी में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। क्या बोला मैंने, ए में 21 अमाइनो एसिड होते हैं और बी में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। और ए में क्या है, A7 और B7 के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, और A20 और B19 के बीच में भी डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, ठीक है। और इसका एक जो पॉलीपेप्टाइड है उसमें A6 और A11 के बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये है आपका इंसुलिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन का। तो वो मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है, मैं उसको बनाता हूं, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम पढ़ रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इसको सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन भी कह सकते हैं। बायोसिंथेसिस इसलिए क्या है, क्योंकि हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही है, बाकी और कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। इनका नाम नहीं लिखा मैंने, और इसका नाम है प्रीप्रो इंसुलिन, सिंगल सीक्वेंस ये है आपका प्रो इंसुलिन, ठीक है, कनेक्टिंग पेप्टाइड। और ये इसको तो आप जानते हो, ये है इंसुलिन। देखो इतना इजी सा है, कुछ नहीं है इसमें। नोट्स मैंने अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है, नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। आप ध्यान से समझना इसमें क्या है। ये है आपका प्रीप्रो इंसुलिन, ठीक है, ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये प्रो इंसुलिन से भी पहले का पार्ट है, और ये प्रो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन से पहले का पार्ट है, ठीक है। प्रो इंसुलिन आया, इससे जो ये सिंगल सीक्वेंस है, ये वाला सीक्वेंस ये रिलीज हो गया, ये निकल गया, तो इतना बचा।
और फिर जो है इतना पार्ट अलग हो गया, ये इधर आ गया, बाकी इंसुलिन का इतना पार्ट निकल के यहाँ चला गया और कुछ नहीं है इसमें। मतलब अगर हम इसको और इन दोनों को अलग कर दें, ठीक है, मान लो हमने इनको यहाँ से जो है कर दिया, ठीक है, अब ये और ये बच गया और बाकी ये हिस्सा उठा के हमने, अगर मेरे पास वो वाला होता ना स्मार्ट बोर्ड, लेकिन स्मार्ट बोर्ड लाने की मेरी हैसियत नहीं है अभी, तो मैं इसको ऐसे बता देता आपको कि ऐसे उठा के खट यहाँ पर रख देता। अब देखिए, तो ये हो जाता है इंसुलिन, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है आपका प्री प्रो इंसुलिन, ठीक है, एस ये हो गया आपका, ऐसे मान लो इसको, ठीक है। तो ये है बायोसिंथेसिस ऑफ इंसुलिन और इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन सिक्रीशन। अब इंसुलिन को सिक्रीट करने के लिए भी तो कुछ रेगुलेशंस होंगे, ऐसे कैसे इंसुलिन सिक्रीट हो जाएगा, इंसुलिन को भी तो सिक्रीट होने का भाई कुछ वो होगा, क्राइटेरिया होगा, ठीक है। देखो 40 से 50 यूनिट की जो हमारी इंसुलिन है वो डेली सिक्रीट होती है हमारी बॉडी में। मैं ये थोड़ा बहुत पॉइंट जो है वो लिख देता हूँ, ठीक है। लगभग 40 से 50 यूनिट, अब देखिए, ठीक है, 40 to 50 यूनिट्स आपका जो इंसुलिन है वो आपकी डेली रोजाना तौर पर जो है आपकी रिलीज होती है, सिक्रीट होती है ह्यूमन पैनक्रियास से, ठीक है, बाय ह्यूमन पैनक्रियास। दूसरा, जो नॉर्मल इंसुलिन का रेट होता है हमारे ब्लड में या हमारे प्लाज्मा में, ठीक है, वो होता है 20 to 30 माइक्रो यूनिट पर ml, ठीक है। 20 से 30 माइक्रो यूनिट पर ml हमारे ब्लड में हमेशा इंसुलिन रहती है, ठीक है, और 40 से 50 यूनिट की जो इंसुलिन है वो डेली हमारी बॉडी से सिक्रीट होती है, इतना आपको पता लग गया। अब है फैक्टर अफेक्टिंग इंसुलिन सिक्रीशन कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन को जो है अफेक्ट करते हैं। मतलब इसको आप फैक्टर अफेक्टिंग बोलो, इसको आप मतलब कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो अंडरस्टूड है, देखो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले ग्लूकोज, आपको पता है जितना ज़्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका इंसुलिन भी रिलीज होगा। आपको पता है, मान लो ग्लूकोज है ही नहीं बॉडी में, तो इंसुलिन क्यों करेगा, क्या होगा रिलीज करके, क्या करेगा। हालांकि इंसुलिन के और भी काम होते हैं, लेकिन मेन जो मेजर वर्क होता है इंसुलिन का वो क्या होता है, ग्लूकोज को मेंटेन करना। तो जितना कम ग्लूकोज उतना कम इंसुलिन, जितना ज़्यादा ग्लूकोज और ग्लूकोज हद से ज़्यादा होगा तो इंसुलिन भी निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं कि ये देखा गया है, ठीक है, कि जब भी हम प्रोटीन रिच मील लेते हैं, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, जब भी हम प्रोटीन रिच मील लेते हैं तो वो क्या करता है, आपका जो अमीनो एसिड है प्लाज्मा में उसको इंक्रीज कर देता है, एक राइज दे देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, आपका जो इंसुलिन है वो स्पेसिफिक जो इंसुलिन है वो भी रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला ये सिंपल सा लॉजिक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। आपको पता है भाई, जितना ज़्यादा आप खाओगे, ठीक है, आपने फूड इंजेक्शन किया, फूड लिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उस फूड को पचाने के लिए हमारे जीआईटी में जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो हार्मोन है वो भी रिलीज होंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन रिलीज होंगे हमारी बॉडी में, जैसे आपका ये सिक्रेटिन हो गया, आपका गैस्ट्रिन हो गया आपका, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि भाई उसमें आप जो ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हो, ग्लूकोज भी ले रहे हो, ग्लूकोज तो सब में ही होता है लगभग, ठीक है। तो उससे भी जो है आपका ग्लूकोज ज्यादा बनता है। इपिनेफ्रिन, जिसे एड्रेनालिन भी कहते हैं, अभी जो इपिनेफ्रिन होता है आपका, ये इनहिबिट करता है इसको, ये याद रखना आपका। जो एड्रेनालिन होता है वो इंसुलिन की सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, कम करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई इमरजेंसी कंडीशन हो गई, या हमको बहुत ज़्यादा टेंशन है, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हद से ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, या हमको अचानक से ट्रॉमा आ गया, मतलब जैसे कुछ हो गया ना, धक्का लग जाना, जिससे हम सबसे ज़्यादा
अटैच थे उसकी डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, या वो चला गया फॉर एग्जांपल, तो एक हमें एक धक्का लगता है, जैसे हम बोलते हैं ट्रॉमा। ठीक है, अब लोग बोलते हैं अरे छोड़, चले गया या चले गई तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का। मान लो आपने सोचा था आप ये करोगे और आप इस एग्ज़ाम को एकदम क्लियर कर दोगे, उसमें आपने 5 साल लगा दिए अपने, लेकिन आप नहीं कर पाए। ठीक है, तो वो स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे पेरेंट्स या जो हमारी सोसाइटी वो क्या सोचते हैं, अरे यार फालतू की टेंशन ले रहा है। नहीं, टेंशन आदमी लेता नहीं है, टेंशन होती है। और हम क्या बोलते हैं, अरे यार टेंशन मत ले। नहीं भाई, टेंशन आदमी लेता नहीं है, टेंशन होती है। हाँ यही ना, यही तो मैं सही बोल रहा हूँ ना, कि ऐसा नहीं कि आप जानबूझ के टेंशन को कंट्रोल कर सकते हो। नहीं, आप जिस चीज़ के बारे में आपसे बोलेंगे, आप कुत्ते के बारे में मत सोचो, कुत्ते के बारे में, तो कुत्ते के बारे में ही सबसे ज़्यादा आप सोचोगे। ठीक है, लेकिन अब इंसान करे भी क्या, उस समय बोले भी क्या, तो इसलिए हम खुद बोल देते हैं दूसरे वाले से कि यार टेंशन मत ले, लेकिन इंसान टेंशन लेता नहीं है, टेंशन उसको हो जाती है। खैर अलग टॉपिक है, कभी टच करेंगे इसको भी। तो उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। ठीक है, तो जो हमारे ब्रेन से जो है कॉर्टिसोल रिलीज होता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, जिसे स्ट्रेस हार्मोन को कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। और आपका एड्रेनालिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, वो भी रिलीज होता है हार्मोन। ठीक है, ये पूरी बॉडी क्या हार्मोन का ही खेल है। मतलब मेरा पर्सनली ये एक्सपीरियंस है कि जो हमारी बॉडी है वो हार्मोन के हिसाब से एक्ट करती है। हम सोचते हैं कि हमको ये पसंद आ रहा है या हमको नहीं, भाई तुम्हारी बॉडी में, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें उससे प्यार हो गया। अब देखिए मैंने कितना सेंसिटिव टॉपिक छेड़ दिया। ठीक है, कि हमने किसी को देखा और हमने कहा यार इससे मुझे प्यार हो गया। नहीं, उसको देखकर तुम्हारे ब्रेन में क्या कुछ केमिकल रिलीज हुई, कुछ केमिकल लोचा हुआ आपकी बॉडी में, जिसको आप प्यार समझ बैठे। ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ या डोपामिन रिलीज हुआ। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करते हैं, जो हमारे माइंड से, ब्रेन से जैसे जैसे केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज होते रहते हैं, हम उसके हिसाब से एक्ट करते रहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेंटर होते हैं। हंगर सेंटर है, एंगर सेंटर। जब हमें गुस्सा आता है तो भी कुछ ना कुछ हमारे ब्रेन से केमिकल रिलीज होते हैं जिससे हमें गुस्सा आ जाता है। खैर, तो ऐसे में क्या होता है, एपिनेफ्रिन रिलीज होता है जो आपके इंसुलिन लेवल को एकदम से डाउन कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। इसीलिए बोलते हैं, अब ध्यान से समझना क्या बोलते हैं, कि ज़्यादा स्ट्रेस लेने से डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। आपको पता है ना कि स्ट्रेस लेने से, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे, रिसर्च वगैरह पढ़ोगे डायबिटीज़ के ऊपर, जितनी भी शुगर के ऊपर जितनी भी रिसर्च हुई है, तो आप ये पाओगे कि स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं दे रखा है अकॉर्डिंग टू एलोपैथी, लेकिन एक रीज़न दे रखा है कि स्ट्रेस। स्ट्रेस सबसे बड़ा। दूसरा, बैड लाइफ स्टाइल। स्ट्रेस और बैड लाइफ स्टाइल, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोन होती है डायबिटीज़ के लिए। ठीक है, दूसरा आपका जेनेटिक, नो डाउट जेनेटिक तो है ही। जैसे अगर आपके दादा को शुगर है, नाना को शुगर है, तो आपके फादर से ज़्यादा चांसेस, अब देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपको होंगे शुगर होने के, ये आप हो। ठीक है, अगर इस इंसान को शुगर है, इसको भी शुगर है, या इन दोनों में से किसी एक को ही शुगर है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं थर्ड जनरेशन में, रिसर्च बोलती है ये। ठीक है, थर्ड जनरेशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जेनेटिक तो खैर है ही, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना किसी भी चीज़ को। ठीक है, इसलिए बोलते हैं हल्के फुल्के रहना चाहिए, की फ़र्क पैदा है, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, पंजाबी भी बोल दी मैंने। अब बताइए, बैड लाइफ स्टाइल, आपका सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, तो भी जो है डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है हमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन ब्रेन में रिलीज होते हैं जो स्ट्रेस को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बार बार अगर आप अपने आप को, अपनी बॉडी को टेंशन दोगे, स्ट्रेस दोगे, तो डायबिटीज़ होने की सिचुएशन रहती है। क्योंकि जितना ज़्यादा स्ट्रेस, उतना ज़्यादा कॉर्टिसोल या उतना ज़्यादा एपिनेफ्रिन रिलीज होता है। जितना ज़्यादा एपिनेफ्रिन रिलीज होता है उतना ही कम इंसुलिन का लेवल हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन का लेवल कम होगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन का लेवल कम होगा, तो डायबिटीज़ हो जाएगी आपकी। ठीक है,
ये इसका रीज़न होता है। अब देखिए कुछ मेटाबॉलिक इफेक्ट्स होते हैं इंसुलिन के, जो मैं आपको बताऊंगा। ये भी देखो, इसमें रटने का कुछ नहीं है, ये भी समझने वाली चीज़ है। अब ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। अब देखिए मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ इंसुलिन, मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ इंसुलिन, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहला है जैसे हम मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें, मैं यहाँ पर मेटाबॉलिज्म लिखूंगा, कौन कौन से मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में और उसका क्या इफेक्ट होता है, नेट इफेक्ट। ये मैंने टेबल भी दे रखी है नोट्स में, ठीक है, आप समझ सकते हो। सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं आपको पता है? ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है आपका, सॉरी ग्लाइकोलिसिस की स्पेलिंग भी नहीं आती मेरे को। ग्लाइकोलिसिस क्या है आपका? जिसमें, ठीक है, जो ग्लूकोज है, ध्यान से समझना यार, जो ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में चेंज हो रहा है, मतलब ग्लूकोज हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा है, आ रहा है बॉडी में, ध्यान से समझना, ठीक है। तो बॉडी में ग्लूकोज आएगा, फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होगा, ऐसे करके रिएक्शन बनती जाएगी। तो क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज आ रहा है, तो जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना ज़्यादा इंसुलिन भी रिलीज होगा, तो इंसुलिन बढ़ेगा। इसमें याद कुछ नहीं करना, समझना है। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखिए, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या है? नए मॉलिक्यूल बन रहे हैं, किससे सॉरी ग्लूकोज बन रहा है किससे? नए मॉलिक्यूल से। मतलब नए मॉलिक्यूल, नए मॉलिक्यूल मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। मैं न्यू लिख देता हूँ, न्यू कंपाउंड या न्यू मॉलिक्यूल लिख देता हूँ, ठीक है। न्यू से आपको याद रहेगा। इससे ग्लूकोज बन रहा है, तो ग्लूकोज बॉडी में आ नहीं रहा है, ग्लूकोज एंड प्रोडक्ट है, लास्ट में बनेगा। लास्ट देखो, इसमें ध्यान रखना, अगर स्टार्टिंग मटेरियल सिंपल एक वन लाइन आंसर आपको देता हूं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग मटेरियल ग्लूकोज है, मतलब ग्लूकोज से कोई चीज बन रही है, तो इंसुलिन बढ़ेगा। अगर ग्लूकोज से नहीं बन रही है, लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज है, या कहीं आगे जाके ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, तो आपका कम होगा, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है आपका कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में इंसुलिन कम होगा। क्यों? क्योंकि नए मॉलिक्यूल से, आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। अब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजिनेसिस, अब ग्लाइकोजिनेसिस में क्या होता है? अब ध्यान से समझना, ग्लाइकोजिनेसिस में क्या होता है? ग्लाइकोजन बनता है। किससे बनता है? ग्लूकोज से बनता है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ग्लूकोज है, तो इफेक्ट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोजन ब्रेक होता है। किस में ब्रेक होता है? ग्लूकोज में ब्रेक होता है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? ग्लूकोज है, नहीं है, तो इफेक्ट क्या होगा? कम होगा इंसुलिन का, ठीक है। ऐसे करके इसको देखना होता है। ये आपका है कार्बोहाइड्रेट। अब लिपिड में भी वही सीन है, लिपिड, ठीक है। लिपिड मेटाबॉलिज्म, ये था कार्बोहाइड्रेट। लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या क्या चीजें होती है? जैसे कि मैंने आपको बताया नहीं, आगे चल के बताऊंगा आपको। जैसे लिपोजेनेसिस, लाइपोजेनेसिस कुछ भी बोल सकते हो, जेनेसिस, इसमें क्या बन रहा है? लिपिड बन रहा है। लिपिड डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है? अमाइनो एसिड से, ठीक है, हाँ, प्रोटीन्स, ठीक है, लिपिड, प्रोटीन्स, ये सब। तो लिपिड बन रहा, हाँ ठीक है, लिपिड बन रहा है। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? लिपिड है, तो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लाइकोजन वाला पार्ट खत्म हो गया कार्बोहाइड्रेट में, अब लिपिड आ गया है आपका, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, लाइपोलाइसिस मतलब लिपिड ब्रेक हो रहा है, तो क्या होगा? आपका इफेक्ट कम होगा, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल लिपिड नहीं है, ठीक है। ऐसे करके मैंने टेबल दे रखी है, आप टेबल से देख के समझ सकते हो। मतलब उसके बाद है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है,
तो इंसुलिन बढ़ेगा, प्रोटीन है ना भाई, और कम हो रही है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है, तो कम होगा। ठीक है, अब ये समझ गए। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अब ये टॉपिक याद रखना, हम इंसुलिन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमने एक पार्ट तो इंसुलिन पढ़ दिया, इंसुलिन का इतना ही है। अब दूसरा है ग्लूकागॉन। अब देखिए ग्लूकागॉन और ग्लाइकोजन में डिफरेंस है भाई। ये है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या होता है, अब ध्यान से समझिएगा। जो इंसुलिन है उसका जस्ट अपोजिट ग्लूकागॉन है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, मैंने बताया था हमारे पैनक्रियाज में, ये हमारा पैनक्रियाज है, इसको मैंने यहाँ पे बीटा सेल बनाया था। तो इधर पे जो है अल्फा सेल भी होता है। इस बीटा सेल से निकलता है आपका इंसुलिन, तो इस अल्फा सेल से निकलता है आपका ग्लूकागॉन। ठीक है, तो ग्लूकागॉन जो है आपका अल्फा सेल से रिलीज होता है पैनक्रियाज। ठीक है, ये है आपका पैनक्रियाज। ठीक है, अच्छा इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, मजा आ जाएगा। ये देखिए, ये पैनक्रियाज है। ठीक है, अब ये क्या करता है आपका, अब ध्यान से समझना इसका काम क्या है आपका। ये क्या करता है, अपोजेस द एक्शन ऑफ इंसुलिन। ये क्या करता है, इंसुलिन के एक्शन को अपोज कर देता है, मतलब जैसा जैसा इंसुलिन कर रहा है उसका उल्टा करते रहेगा। ठीक है, अभी हम जो मेटाबॉलिक अभी हमने पढ़ा था, ये जो भी हमने इससे पहले पढ़ा मेटाबॉलिक इफेक्ट, इसमें क्या है उसका अपोजिट होगा। ठीक है, जो हमने पढ़ा अभी जस्ट पहले, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, जो हमने पहले पढ़ा, जैसे ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या बोला था कि बढ़ता है इंसुलिन, तो ये ग्लूकागॉन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उसका अपोजिट है आपका। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा ये क्या करता है, ये अब इसका स्ट्रक्चर, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। स्ट्रक्चर में क्या है, ये ऑब्वियसली एक पॉलीपेप्टाइड है ये भी। ठीक है, और 29 अमीनो एसिड से मिलकर बनाता है, सिंगल चेन होती है इसमें, और 29 जो है अमीनो एसिड होती है। जैसे उसमें डबल चेन थी, एक 30 था और दूसरा कितना था, एक 30 अमीनो एसिड था और दूसरा था आपका 21। ठीक है, चेन ए था आपका 21 और चेन बी था आपका 30 अमीनो एसिड। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सिंगल चेन रहती है आपकी, जिसमें जो है 29 अमीनो एसिड रहते हैं, और ये क्या करता है आपका, इसमें भी जो है प्रो ग्लूकागॉन रहता है आपका, जो मतलब सेम टू सेम है, जैसे वो था वैसे ये भी, इसमें भी एक प्रो ग्लूकागॉन होता है, उससे जो है ग्लूकागॉन बनता है आपका। ठीक है, इसलिए ज़्यादा वो नहीं है, तो मैंने इसको लिखा नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है। ठीक है, और रेगुलेशन की अगर हम बात करूं, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो देखो जैसा हमने पढ़ा था पहले, उसका ये जस्ट अपोजिट है। मैं इतने ही बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं दोबारा पूरा रिलीज नहीं मतलब पूरा मैं रिवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, इसमें क्या है आपका, जो इंसुलिन ने, अब इंसुलिन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो ग्लूकागॉन क्या है, जस्ट उसका अपोजिट है। ठीक है, नोट्स में मैंने सारा दे रखा है, नोट्स में एक एक चीज मैंने लिखी हुई है, उसको आप देख सकते हो उसमें से। इसमें एक मैंने लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, मतलब होम्योस्टेसिस काइंड ऑफ वो है कि कैसे, कहाँ पर हमारा बॉडी में स्टोर्ड होता है और कैसे आता है उसमें हमारी बॉडी में, मतलब सोर्स क्या है ब्लड ग्लूकोज का और यूटिलाइज कहाँ पर होता है, ये दोनों का मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है, तो वो भी अगर आप देखोगे तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, और फिर मैंने इसमें क्या कर रखा है, हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, कि कौन कौन से जो है आपके जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रेगुलेट हो रहे हैं, उसके बारे में बताया, क्योंकि बहुत सारे और भी केमिकल और भी हार्मोन्स होते हैं आपके। ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के अलावा जैसे एपिनेफ्रिन होता है, बहुत सारी होते हैं। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी कवर कर लेते हैं हम। यह है डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज लिख देता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया था डायबिटीज क्या होती है। तो डायबिटीज क्या होती है आपकी, इट इज अ डिसऑर्डर in which the body does not produce enough or respond normally to the insulin। ठीक है, जो इंसुलिन को नॉर्मली ना रिस्पॉन्ड करती है, ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है आपकी इंसुलिन को। ठीक है,
उस कंडीशन को, स्पेसिफिक डिसऑर्डर को, उस बीमारी को हम डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम शुगर भी बोल देते हैं, नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में शुगर भी से हम बोल देते हैं आपका। ठीक है, दो टाइप का होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट, ये मैंने पहले भी बता दिया था, मैं फिर से बता रहा हूँ, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है इसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं, और इसको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और इसके साथ में जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें क्या होता है, आपको बाहर से इंसुलिन देनी पड़ती है। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट में आप ड्रग मेडिसिन देते हो। ठीक है, ये जो इंसुलिन लगती है इंजेक्शन के थ्रू लगती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं डेली के बेसिस पे। ठीक है, वो भी चेक करना होता है। ठीक है, अब तो मशीनें आ गई हैं जो हाथ में से प्लग करके चेक हो जाती है, प्रिक करते हैं और चेक पता लग जाता है। ठीक है, कितनी डायबिटीज़ कितना है उसका करके। और जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है उसमें इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ये बेसिकली सिंपल क्या करते हैं, आपको टैबलेट दे देते हैं। ठीक है, और टैबलेट खाते रहो ज़िंदगी भर, एक टैबलेट, और जो है डायबिटीज़ जो है आपको कम रहेगा। ठीक है, हालांकि इसके बारे में ये बोला गया है कि इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं आपके। ठीक है, अब मैनेजमेंट कैसे होता है इसका, क्या कर सकते हैं इसमें हम उसके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट है आपकी डाइट। देखो डाइट तो हर जगह है भाई, डाइट। ठीक है, आप क्या खा रहे हो, एक्सरसाइज। ठीक है, वर्जिश बोलो, देखो मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, वर्जिश, कसरत। अब देखिए डाइट मतलब खान पान। ठीक है, उसके बाद आपका इंसुलिन वगैरह तो हो गया इसका। लाइफ स्टाइल, आपकी लाइफ स्टाइल को क्या बोलेंगे हिंदी में भाई, रहन सहन। वाह, रहन सहन आपका। ठीक है, ये सब कुछ क्या है इसके मैनेजमेंट के वो हैं, मैनेजमेंट कैसे करोगे आप इसका। ठीक है, अब डाइट की अगर हम बात करें, अगर हम एक एक स्पेसिफिक उसको टच करें, वो भी हम थोड़ा बहुत टच कर लेते हैं। डाइट की अगर हम बात करें तो इसमें लो कैलोरी, ठीक है, कम कैलोरी का फूड लेना है आपका पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट। हाई प्रोटीन, ठीक है, हाई प्रोटीन रिच डाइट, फाइबर रिच डाइट। ठीक है, जिसमें फाइबर होता है। फाइबर क्या बोलते हैं, फाइबर को हिंदी में रेशेदार, जैसे आपका केला हो गया, बनाना। ठीक है, रेशेदार जिसमें रेशे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे फ्रूट्स। ठीक है, उसके अलावा एक्सरसाइज का आपको पता है, एक्सरसाइज होती है। ठीक है, और ड्रग भी आपको लेते हैं इसमें। लाइफ स्टाइल में आपका उठने का टाइम, सोने का टाइम सबसे मेन इंपॉर्टेंट, और आपका आप कितना अमाउंट, मतलब आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो कितनी स्ट्रेस फ्री है। ठीक है, ये डिपेंड होता है कि स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए लाइफ में। ठीक है, तो ये कुछ जो है तरीके हैं इनको इससे दूर रहने के। डायबिटीज़ की बहुत ही खतरनाक बीमारी से बोलते हैं, लोग कहते हैं कि कैंसर हो जाए भले ही डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जो जिसको होना है उसको तो होगा ही, कंट्रोल आप कर सकते हो। सबसे बुरा इसका फैक्टर ये है कि ये जेनेटिक भी होता है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। आज हमने हार्मोनल रेगुलेशन के बारे में पढ़ा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हो। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो है आपने मुझे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।